ओके तो कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग गाइस। सोनिका गुड मॉर्निंग। पूर्णिमा गुड मॉर्निंग। राशि गुड मॉर्निंग। ऋत्विक गुड मॉर्निंग। प्रवीण, निधि, स्नेहल गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें। गणेश, विद्या गुड मॉर्निंग। कहाँ थे बेटा हम लास्ट टाइम? हमने क्या पोर्शन कर लिया था? मुझे बताएंगे लास्ट हमने कौन सी क्वेश्चंस किए थे? कुछ होमवर्क दिया था कि नहीं? कुछ होमवर्क दिया था क्या? थैंक यू पूर्णिमा। चार्ट बुक मिल गई क्या? थैंक यू सो मच। क्वेश्चन 3 लास्ट। मैंने क्वेश्चन 1 करवाया था, क्वेश्चन 2 होमवर्क था। क्वेश्चन 2 होमवर्क था। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 हमने कर लिया था। क्वेश्चन 4 होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क लिखा हुआ है मेरे उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 15 होमवर्क बोल रहे हो आप। 2 भी तो होमवर्क होगा ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 और 15 मुझे बताइए हुआ कि नहीं हुआ? आपके क्वेश्चंस हो गए कि नहीं होमवर्क वाले? जल्दी बताओ क्वेश्चंस हुए कि नहीं होमवर्क वाले क्वेश्चंस? प्रवीण, अगर मैं सीए फाउंडेशन की एग्जाम जैन 20 देता हूं तो मेरा सीए इंटर एग्जाम कब होगा? इसके लिए मुझे लगता है नोटिफिकेशन आएगा। इसके लिए मेरे को नहीं पता। मतलब मैं अगर साफ शब्दों में बोलूं तो इसके लिए मैं अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए चांसेस बनते हैं कि शायद स्टूडेंट को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो नवंबर 21 में एग्जाम दे पाए। शायद शायद इसके लिए डेफिनेटली 100% इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकालेगा कि जैन 21 वाले को क्या क्या वो अटेम्प्ट दे रहे हैं। उसके लिए वो इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकालेगा। ठीक है ना? तो उसका वेट कर लीजिए। उसके बाद उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम पर ध्यान दीजिए, बहुत ही कम दिन बचे हैं। हो गया यस सर, हो गया, हो गए यस सर। सर क्वेश्चन 2 तो बहुत सिंपल था। हाँ यस सर, हो गया होमवर्क। मैं तो कहता हूं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यार? मतलब उसमें एक भी ऑप्शन लैप्स नहीं हो रहा है। 1000 ऑप्शन दिए 60 के हिसाब से। वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर। मैक्सिमम पीरियड फॉर एक्सरसाइज ऑप्शन इज 1 ईयर। मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट 90। ऑल ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। मुझे बताएंगे यहां पर एक्सपेंस एवरी ईयर कितना होगा? हर साल का एक्सपेंस कितना होगा? हर साल एक्सपेंस एवरी ईयर कितना होगा? 12,000 होगा। 30 into 1000 डिवाइड बाई 1। यस 12,000 होगा। 12,000 होगा। हर साल 12,000 का एक्सपेंस होगा। हर साल 12,000 का एक्सपेंस होगा। हर साल 12,000 का एक्सपेंस होगा।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, company has its share capital divided into shares of 10 each. 1 for 10, it granted 5,000 employee option at 50, market price 140. Option were to be exercised between 112 to 28.2. The employees exercise their option for 4800 shares only. ये तो सेम टू सेम आई थिंक थर्ड वाले की तरह है. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है. ईएसपीपी का क्वेश्चन जहां पर अपने को एक सिंगल एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैंक वाली एंट्री डायरेक्ट पास करनी पड़ेगी, इस टाइप की ये वाली एंट्री डायरेक्ट पास करनी पड़ेगी. जल्दी बोलो, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? क्वेश्चन नंबर 4 में मान के चलूं हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 मान के चलूं हो गया. चलो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, a company has its share capital into shares of 10 each on 1st April 4. It granted 10,000 employee stock option at 40 rupees. 10,000 stock options at 40 rupees. When the market price was 130, when the market price was 130, when the market price was 130, option were to be exercised between 16 December to 15th March. Employees exercise their option 9500 only, remaining option lapsed. ये भी सेम ESPP, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. यही आ रहा है 8,55,000 आ रहा है क्या? 855 आ रहा है क्या? जल्दी बताओ. 855 आ रहा है क्या? जल्दी बताओ. क्वेश्चन नंबर 15 हो गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया मतलब, है ना? अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गए हैं. अब अपन आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर किसी भी क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट करवाना जरूरी है. देखिए, हम जब एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? हम जब एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है number of employees expected to avail the option, number of employees expected to avail the option into number of options per employee. नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू अवेल द ऑप्शन, कितने एम्प्लॉइज हमें लगता है कि ऑप्शन अवेल करेंगे? कितने मतलब आज अगर मैं बैलेंस शीट डेट पर खड़ा हूं, फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ा हूं, तो मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर के एंड वाले एम्प्लॉइज नहीं देखूंगा. अगर मुझे फ्यूचर के कुछ
फिगर्स दिए हुए हैं, लाइक सेकेंड ईयर में कितने जा सकते हैं, थर्ड ईयर में कितने जा सकते हैं, तो मैं उनको भी कंसीडर करूंगा आज ही। मैं बोलूंगा यार फर्स्ट ईयर के एंड में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आज इतने हैं, सेकेंड और थर्ड ईयर में भी तो कुछ जा सकते हैं ना, एक अंदाजा, तो वो कंसीडर करके मैं निकालूंगा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, डिवाइड इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, ठीक है ना। उसको हम इनटू किससे करते हैं, उसको हम इनटू करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से। अब मैं यहां पर एक चीज और लिखता हूं कि या तो आप उसको इंट्रिंसिक वैल्यू से इनटू करोगे, या तो आप उसको इनटू करोगे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से। अब आपको मुझे ये बताना ड्यू है, तो इसीलिए मैं पूरा पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं फिर बताता हूं। मैं यहां पर इनटू करूंगा या तो इंट्रिंसिक वैल्यू से, या तो मैं इनटू करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से। फिर करते हैं हम होल डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, होल डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड कि मतलब टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है। सर ये डिवाइड में क्या कर रहे हैं, डिवाइड क्यों कर रहे हैं ओवरऑल, भाई सीधी बात है, हम जब न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं तो वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है फॉर इंटायर वेस्टिंग पीरियड, पर हर साल का एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने के लिए, वो जो स्टेप नंबर 1 हमने बुक में लिखी हुई है, एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमें डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इनटू नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपायर्ड, कितने ईयर्स एक्सपायर हो चुके हैं, कितने ईयर्स एक्सपायर हो चुके हैं, नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपायर्ड, नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपायर्ड, कितने साल एक्सपायर हो चुके हैं। आया समझ में कि नहीं। नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपायर्ड करने का रीजन क्या है, क्यूमुलेटिव आज तक का एक्सपेंस निकालना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तक का, थर्ड ईयर तक का, ठीक है। फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगेगा और माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी recognized टिल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर तक आप कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके हो, लास्ट ईयर तक आप कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके हो। अब अगर मैं पूछूं आपसे, सर जी क्या ये वेरिएबल है कि फिक्स है, मतलब ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, ये वेरिएबल अमाउंट है कि फिक्स अमाउंट है। आप समझते हो वेरिएबल और फिक्स मतलब, क्या ये बदलने वाला है हर साल कि ये हमेशा फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या ये हमेशा फिक्स रहेगा कि ये हर साल चेंज होता है, ये वेरिएबल है या फिक्स है। थैंक यू भानु, भानु गुप्ता, थैंक यू सो मच। चार्ट बुक गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलने आया हूं आपको सर। थैंक यू सो मच भानु, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बेटा। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू अवेल द ऑप्शन, ये फिक्स है कि वेरिएबल है, टेल मी, ये फिक्स है कि वेरिएबल है, ये हर साल बदल सकता है इसकी वैल्यू, या फिर हर साल ये सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। ये बच्चों वेरिएबल है, ये हर साल बदलेगा, ये हर साल बदलेगा, ये वेरिएबल है, ये हर साल बदलेगा आपका, ठीक है ना, ये हर साल चेंज होगा, वेरिएबल है। चलिए ये बताइए, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन दे रहे हैं, ये वेरिएबल हो सकता है कि ये फिक्स हो सकता है।
अपना खुद का अंदाजा लगाइए, फिर मैं आपको फाइनल जवाब देता हूं। ये आपको क्या लगना चाहिए, ये आपको क्या लग रहा है? ये आपको क्या लग रहा है? बच्चे कह रहे हैं ये फिक्स्ड है। बच्चों ये भी वेरिएबल हो सकता है। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे? ये फिक्स वेरिएबल कैसे होगा सर? ये तो फिक्स है सर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑप्शन दिए होते हैं, हर एम्प्लॉय को कितने देने। ये फिक्स हो सकता, ये वेरिएबल हो सकता है। हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि भाई अगर तुम हमारा इतना टारगेट फुलफिल करोगे तो हम तुम्हें नंबर ऑफ शेयर 100 देंगे। अगर तुम हमारा इतना टारगेट फुलफिल करोगे तो हम तुम्हें 200 शेयर देंगे। अगर तुम हमारा इतना बड़ा टारगेट फुलफिल करोगे तो हम तुम्हें 300 शेयर देंगे। मतलब टारगेट बेस्ड पे भी हो सकता है कि यार तुम्हें हम ऑप्शन कम भी दे सकते हैं, हम तुम्हें ऑप्शन ज्यादा भी दे सकते हैं। अगर तुम 1 साल तक रह लिए तो तुम्हें नंबर ऑफ ऑप्शन 100 मिलेंगे। अगर 2 साल तक रह लिए तो नंबर ऑफ ऑप्शन 200 मिलेंगे। अगर 3 साल तक रह लिए या उससे ज्यादा तो नंबर ऑफ ऑप्शंस 300 मिलेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये इसीलिए वेरिएबल हो सकता है, ये इसीलिए वेरिएबल हो सकता है। आई बात समझ में? मतलब ये दोनों फिगर्स वेरिएबल हैं। बताइए वेस्टिंग पीरियड, बताइए वेस्टिंग पीरियड क्या होगा? वेस्टिंग पीरियड क्या होगा? वेस्टिंग पीरियड क्या होगा? वेस्टिंग पीरियड फिक्स होगा कि वेरिएबल होगा? वेस्टिंग पीरियड फिक्स होगा कि वेरिएबल होगा? फिक्स 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 फिक्स। बच्चों ये भी वेरिएबल हो सकता है। सर नहीं सर, ये चीटिंग है सर, ये चीटिंग है सर, ये कैसे वेरिएबल होगा सर? ऐसे थोड़ी होता है, मतलब आप हमें मौका ही नहीं दे रहे हो जीतने का। अरे यार क्या बोलूं, ये भी वेरिएबल हो सकता है। बस यहीं पे तो अपने को इंपॉर्टेंट यही समझना है, दिमाग लगाना है कि ये क्यों वेरिएबल हो सकते हैं, क्या है हो सकते हैं। अपने को रटना नहीं है। देखो अब ये वेरिएबल क्यों हो सकता है। वेस्टिंग पीरियड वेरी कर सकता है। सर वेरी कब कर सकता है? वेरी तब कर सकता है जब मैं आपको बोलूं कि भाई एक काम करो, मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि आपको मैंने आपको कंडीशंस दी हैं, वेस्टिंग कंडीशंस। मैंने आपको बोला कि अगर हमारी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस हो जाता है विद इन 1 ईयर तो हम आपको ऑप्शंस 1 साल बाद दे देंगे। पर अगर हमारी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस नहीं होता है 1 साल में तो कोई बात नहीं। 2 साल में अगर टोटल टर्नओवर 500, टोटल पहले साल और दूसरे साल का मिला के 2 साल का टोटल टर्नओवर अगर 900 करोड़ हो जाता है क्रॉस 2 साल का टोटल, तो हम आपको दूसरे साल के एंड में ऑप्शन देंगे। मतलब मैं यहां पर वेरी कर रहा हूं वेस्टिंग पीरियड को। मैंने पहली कंडीशन रखी अगर 500 करोड़ क्रॉस हो गया फर्स्ट ईयर के अंदर ही तो मैं आपको पहले साल के बाद ही ऑप्शन दे दूंगा। आपको ये ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में। बट अगर फर्स्ट ईयर में ये फर्स्ट टारगेट फुलफिल नहीं हुआ 500 करोड़ का, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का दोनों साल का मिलाकर अगर 900 करोड़ टर्नओवर हो जाता है तो सेकंड ईयर के एंड में मैं आपको ये ऑप्शन वेस्ट कर दूंगा। अगर वो भी नहीं होता है तो एक लास्ट ऑप्शन देता हूं। लास्ट कंडीशन है अगर 3 साल का टोटल टर्नओवर मिलकर 1200 करोड़ हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का मिलाकर 1200 करोड़ हो जाता है, तो मैं आपको तीसरे साल के बाद दे दूंगा ऑप्शंस। और अगर तीसरे साल का भी नहीं होता तो फिर मैं आपको कभी नहीं दूंगा। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ जल्दी बताओ? ये वेरिएबल हुआ। सर तो ये चीजें तो हमने अभी तक क्वेश्चन में देखी ही नहीं। अब दिखाऊंगा ना, अब करवाऊंगा ना आपको बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चंस। अभी तक क्या थे पता है? अभी तक हम छटपुटिया क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी तक हम कोई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं रे। पर आपको यह भी बता दूं अभी तक हम जितने लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं एग्जाम में वो भी क्वेश्चंस आते हैं।
सो हम पॉइंट बात कर रहे हैं वेस्टिंग पीरियड की, ये भी वेरिएबल होगा, ठीक है, तो ये भी वेरिएबल होगा। आई बात समझ में? तो ये तीन चीजों को याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों वेरिएबल हो सकते हैं बच्चों। इंट्रिंसिक वैल्यू वेरिएबल हो सकता है, मतलब आपसे पूछे बिना ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये वेरिएबल हो सकता है। सर कैसे? सबसे पहला एग्जाम्पल याद करो, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल करवाया था, सबसे पहला एग्जाम्पल ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल करवाया था जहां हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू था 32, फिर सेकेंड ईयर में इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 45, ठीक है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल में ही मैंने आपको बता दिया कि भाई ये ऐसा होता है। क्लियर? सर यस्टरडे क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है क्या? कल की क्लास थी नहीं बेटा, कल की कोई क्लास ही नहीं थी बेटा, कल मैंने क्लास नहीं ली थी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो वेरिएबल होता है। सर ये क्या होता है? फिक्स फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, एक होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो शेयर कैपिटल का होता है, हमेशा शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू होता है। एक होता है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर और एक होता है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब कॉस्ट टू कंपनी फॉर गिविंग ऑप्शन। सर आपने ये क्या लिखा? सर आपने ये क्या लिखा? देखो, कंफ्यूजन फेस वैल्यू को लेकर नहीं होना चाहिए, ये मुझे पता है, आप भी समझते हो फेस वैल्यू एक अलग ही चीज होती है, पर वो लिखवाना जरूरी था क्योंकि वो भी एफ वी करके लिखते हैं, इसलिए शॉर्टकट अभी मैं बात नहीं करूंगा। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है ना, मतलब एक शेयर की मार्केट में कितनी वैल्यू है। क्या कंपनी को अपना एम्प्लॉय एक्सपेंस बुक करना चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ शेयर के हिसाब से, मतलब मार्केट प्राइस के हिसाब से? नहीं 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 नहीं, कंपनी अपना एम्प्लॉय एक्सपेंस बुक करती है इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि भाई आज शेयर का मार्केट में कितना वैल्यू है, लेट अस से 120, और हम कितने चार्ज कर रहे हैं, लेट अस से 70, तो हमारा बीच का कॉस्ट हो गया 50 रुपीज। फिर से बोलूं, कंपनी बोलती है कि भाई मार्केट में कितना प्राइस है और हम कितना आपसे चार्ज कर रहे हैं। मार्केट में कितना प्राइस है और हम आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं, मार्केट में कितना प्राइस है और हम आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? क्लियर? तो ये होता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, ये होता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा, मार्केट में कितना प्राइस है और हम आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं। पर बच्चों कभी कभार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है इस फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से, कभी कभार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से। मैं फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं बोल रहा हूं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ये क्या होता है? ये इंट्रिंसिक वैल्यू का ऑल्टरनेटिव होता है। दिस इज ऑल्टरनेटिव ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब या तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू लेना है या तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन लेना है। जैसे आप बोलते हो कि इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी के लिए कॉस्ट है, वैसे ही आपके लिए फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी कंपनी के लिए कॉस्ट है। तो सर ये दोनों अलग अलग चीजें क्यों हैं? बस नजरिया है देखने का। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हम दो एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं, एक मार्केट प्राइस, एक एक्सरसाइज प्राइस।
एक मार्केट प्राइस, एक एक्सरसाइज प्राइस। बट फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के लिए हम दो से ज्यादा फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, इसीलिए कहा जाता है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ज्यादा सटीक हो सकती है। जैसे हम फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के लिए यह भी देख के चलते हैं कि कितना वेस्टिंग पीरियड है, 3 साल है, 2 साल है, इन 2-3 सालों में मार्केट प्राइस कितनी फ्लक्चुएट कर सकती है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? हम इन 3 सालों का हम फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी लेके चलते हैं कि यार कहीं ना कहीं कंपनी को इन 2 सालों में, 3 सालों में कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है, आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कम से कम हम कितना एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि हमारा एम्प्लॉय हमें कितना रिटर्न दे। आई बात समझ में कि नहीं? तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए 2 फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, दैट इज मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। बट कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं। ये एक जुगाड़ू कॉस्ट है। हम ये कह रहे हैं कि ये कंपनी के लिए कॉस्ट है। अब एक बात बताओ, हम ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट प्राइस जितनी भी होगी उसमें से एक्सरसाइज प्राइस दे दी, हमारा कॉस्ट बच गया। अब मार्केट प्राइस आप कब कब की लेते हो? आप मार्केट प्राइस लेते हो हर ईयर के एंड की। पर जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद आप एक्सरसाइज पीरियड भी तो देते हो सामने वाले को सोचने के लिए। और उस टाइम पे अगर मार्केट प्राइस हिल गई तो, उस टाइम पे मार्केट प्राइस बदल गई तो उसका तो आपने कोई अकाउंटिंग नहीं किया। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन वो सब चीजें सोच के चलता है कि यार भाई ऐसा है कि आज ग्रांड डेट है और आज के दिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 साल बाद या 3 साल के बाद एक्सरसाइज पीरियड के टाइम पे किस टाइम पर हम एक्सपेक्ट करें कि ये शेयर हमसे लिया जाएगा। इन पूरे ओवरऑल पीरियड में हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इस शेयर में फ्लक्चुएशंस कितने होते रहते हैं, इस शेयर की सेंसिटिविटी क्या है। इन सब चीजों को अप्लाई करके एक फॉर्मूला बनता है जिससे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाली जाती है। अच्छी बात यह है कि वो फॉर्मूला आपको सिलेबस में नहीं है। अच्छी बात यह है कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकाला जाता है ये आपके सिलेबस में नहीं है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपको हमेशा गिवन होगा और ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमेशा ग्रांट डेट का लिया जाएगा, हमेशा ग्रांट डेट का लिया जाएगा। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन विल बी टेकन ऑन ग्रांट डेट ओनली। क्या लिखा है? मतलब आपको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमेशा ग्रांट डेट का दिया जाएगा और ग्रांट डेट के बाद फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकंड ईयर के एंड पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपको चेंज नहीं करना है। इसका मतलब ये जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, ये आपका जो एलिमेंट है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये नहीं बदलने वाला। ओनली ऑन ग्रांट डेट, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रांट डेट पर ही ये फेयर वैल्यू कंसीडर करना है। पर आप मेक श्योर कि आप उलझेंगे नहीं। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एक डिफरेंट चीज होती है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एक डिफरेंट चीज होती है। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर से नहीं। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर मतलब मार्केट प्राइस होती है। तो अब मुझे बताइए कि आपको क्या इसमें मुझसे पूछना है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट you can ask me. जल्दी पूछिए बेटा, आप देरी कर रहे हैं, आप देरी कर रहे हैं बेटा। कोई डाउट बेटा?
चले फिर आगे बढ़े, अगर कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग कहां चले गए रे? सभी लोग जो आप आवाज दे रहे थे सर फिक्स्ड होगा वेरिएबल होगा, फिक्स्ड होगा वेरिएबल होगा, तेजस, फैज, राशि, कहां गए बाकी सब? गणेश, पूर्णिमा, हाँ कहां गए? चलिए तो अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, यही है सर। तो जवाब क्यों नहीं देते हो? हाँ कोई जवाब क्यों नहीं देता? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, गर्मी लग रही है यार। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये भी आपका ईएसपीपी वाला क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ईएसपीपी वाला क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आइए, ऑन 1 April 2010 अ कंपनी ऑफर्ड 100 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज at 50 rupees per share. At 50 rupees per share. The employees are given a month to accept the offer. Employees are given a month to accept the offer. एक महीना दे रहे हैं ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। 100 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज। 500 एम्प्लॉइज को 100 शेयर्स का ऑप्शन दिया 50 रुपीज के हिसाब से। 50 रुपीज क्या है? एक्सरसाइज प्राइस। The shares issued under the plan, अब देखो ये क्या लिखा है, the shares issued under the plan shall be subject to lock-in on transfer for 3 years from the grant date. Shares issued under the plan shall be subject to lock-in on transfer for 3 years from the grant date. इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये होगा कि अगर आप हमसे शेयर लेते हो 50 रुपीज के हिसाब से, लीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमें खुशी होगी कि आप हमसे शेयर लेंगे। बट जैसे ही आप हमसे शेयर खरीदोगे उसके बाद 3 साल तक आप ये शेयर कहीं बेच नहीं सकते हो, आप इसको सेल नहीं कर सकते हो। लॉक इन पीरियड लग की कंडीशन लग जाएगी खरीदने के बाद। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी ऑन ग्रांट डेट इज 60 पर शेयर। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ऑफ शेयर लिखा है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं लिखा है, issued under the plan is estimated at 56। क्या है ये? इन्होंने दो मार्केट प्राइस क्यों दे दी, एक 60 और एक 56? हमारे कौन सी काम की होगी? ये दो मार्केट प्राइस देने का रीजन क्या है? हमें कौन सी लेना है? On 30th April 400 employees accepted the offer and paid ₹50 per share purchased. Nominal value 10 rupees. आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम सब मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप पहले मुझे ये क्लियर करिए कि सबसे पहले ये लॉक इन वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। लॉक इन वाला पॉइंट मतलब ये कि आप हमसे शेयर लेना चाहते हो, लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है सर, हमने ही आपको ऑफर किया है। बट एक बार शेयर ले लिया तो आप 3 साल तक ये शेयर बेच नहीं सकते हो, ठीक है ना। अब शेयर की मार्केट में वैल्यू कितनी है? मार्केट में वैल्यू है 60 रुपीज। मार्केट में वैल्यू कितनी है? 60 रुपीज। पर इस शेयर इस जो मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूं, इस ऑफर से इस शेयर की फेयर वैल्यू ऑफ शेयर 56 हो गई। अब ये कैसे? आप यूं समझो, यहां पर 2 बच्चे बैठे हैं, 2 लोग हैं, निधि और राशि, ठीक है ना, जिसका मुझे नाम सबसे ऊपर दिख गया, निधि और राशि। निधि जो है वो मेरी इंप्लॉय नहीं है और राशि जो है वो मेरी इंप्लॉय है। मान लीजिए निधि मेरी इंप्लॉय नहीं है, राशि मेरी इंप्लॉय है। निधि एक जनरल पब्लिक का हिस्सा है,
निधि जनरल पब्लिक का हिस्सा है, ठीक है ना, और राशि मेरी इंप्लॉय है। मैंने ऑप्शन किसको दिया है? राशि को। मैंने राशि बहन को बोला कि आप मुझसे शेयर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। निधि तो पब्लिक का पार्ट है, निधि तो जब चाहे कंपनी का शेयर परचेज कर सकती है। आप जानते हैं निधि कितने का, निधि अगर मेरी कंपनी का शेयर परचेज करेगी तो कितने का मिलेगा उसको? अरे मतलब वो शेयर परचेज करेगी तो वो कितने का मिलेगा उसको? 60 रुपीज का मिलेगा उसको, ये शेयर 60 रुपीज का मिलेगा। और निधि के पास फ्रीडम है कि निधि जब चाहे ये शेयर मार्केट में सेल कर सकती है, उसको मैं रोक नहीं सकता क्योंकि वो मेरी इंप्लॉय नहीं है। पर यहीं पर राशि को मैंने बोला कि राशि बहन आप एक काम करिए, आप मुझसे शेयर ले लीजिए, आप मेरे इंप्लॉय हैं, आपको मैं ये शेयर 50 रुपीज का देता हूं। राशि बहन ने बोला बहुत खूब, खूब मजा सर, बहुत मजा आ गया सर, 50 रुपीज में मिलेगा सर, हाँ खुशी हो रही है सर। मतलब राशि बहन ने देखा, राशि बहन निधि को चिढ़ा रही है, ए, देख देख देख, 60 रुपीज का तेरे को मिला, मेरे को 50 का मिला, मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे को फायदा। आई बात समझ में कि नहीं? बट राशि बहन को मैंने बोला, राशि बहन ये जो शेयर है ना, ये जो शेयर है ना, ये आप 3 साल तक सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ये सेल नहीं कर सकते हो, अगर खरीद लिया तो सेल नहीं कर सकते हो। अब बताओ कौन किसको चिढ़ाएगा? बताओ अब कौन किसको चिढ़ाएगा? हाँ निधि शुरू हो जाओ बेटा, अब बताओ कौन किसको चिढ़ाएगा? निधि ने शुरू कर दिया, ए तू तो शेयर नहीं बेच सकती, मैं तो बेच सकती हूं। आई बात समझ में कि नहीं? तो निधि बोल रही है देख मेरे पास फ्रीडम है, मैं शेयर को बेच सकती हूं, इसीलिए मैंने आज, और ये फ्रीडम पाने के लिए मैंने सर को 4 रुपए ज्यादा पे किए। इसका मतलब ये हुआ कि निधि जो है, इसका मतलब जो ये हुआ, जो निधि है ना, निधि ये शेयर 60 रुपीज का खरीद रही है, 4 रुपए उसने मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं, इसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। बट यहीं पर राशि के पास एक रेस्ट्रिक्शन है, जहां पर राशि बहन 56 में, सॉरी राशि बहन 50 में ये शेयर खरीद सकती है, पर मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि तू ये शेयर बेच नहीं सकती। तो राशि बहन ने बोला सर आपके शेयर की औकात 60 हो ही नहीं सकती मेरे लिए। मैंने बोला 60 है, निधि से पूछ लो। उसने बोला सर निधि से क्यों पूछूं, आपने वो जो शेयर निधि को दिया है सेम शेयर मुझे थोड़ी दिया है, आपने जो शेयर निधि को दिया है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, और जो आप शेयर मुझे दे रहे हो उसमें एक रेस्ट्रिक्शन मिला के दे रहे हो। मेरे हिसाब से ये शेयर 60 रुपीज का नहीं होना चाहिए, 56 का होना चाहिए। सो द पॉइंट इज कि एक शेयर जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है वो 60 का है, और एक शेयर जिसमें रेस्ट्रिक्शन है वो 56 का है। हमें ऑब्वियसली 60 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ईसॉप दे रहे हैं, और ईसॉप हम राशि को दे रहे हैं, हम निधि को नहीं दे रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं? हम राशि को ये ईसॉप दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम बोलेंगे यार कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज ये भी तो कंसीडर करके चलेंगे ना, भाई 3 साल तक हम शेयर नहीं बेच सकते, तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो गिर गई ना, शेयर की वैल्यू तो गिर गई। तो शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 56 रुपीज। तो राशि बोलेगी ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं, आप मतलब 56 रुपीज का शेयर मुझे 50 रुपीज में दे रहे हो, आप मतलब 56 रुपीज का शेयर मुझे 50 रुपीज में दे रहे हो, चल कोई बात नहीं सर, 6 रुपए का तो फायदा हो रहा है। निधि ए, ठीक है, अपने आप को खुश करने के लिए राशि ने ए किया, ठीक है। निधि ने राशि को, हाँ ठीक है, क्लियर आया समझ में कि नहीं? तो यहां पर 6 रुपीज विल बी कंसिडर्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू, 6 रुपीज विल बी कंसिडर्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। सर तो फिर निधि को तो नुकसान हो गया जब शेयर 56 का। अरे निधि को काहे का नुकसान, निधि तो पब्लिक है ना, निधि तो पब्लिक है, पब्लिक को मैं ऑफर क्यों दूंगा? क्या पब्लिक को ऐसा ऑफर देते हैं क्या ईसॉप का? हम यहां पर क्या खेल रहे हैं? हम यहां पर ईसॉप खेल रहे हैं, सिर्फ कंपैरिजन चल रहा है कि जनरल पब्लिक को, निधि मतलब जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को अगर ये शेयर इशू किया जाता तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती, तो जनरल पब्लिक के लिए ये वैल्यू 60 रुपीज की होती। यहीं पर अगर आप अपने इंप्लॉइज को ये शेयर इशू कर रहे हो तो वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस शेयर की वैल्यू गिर गई, ठीक है। सर मैंने स्कैम देख ली है, रास्ता ढूंढ लूंगी। ढूंढ ले बेटा, तू ढूंढ ले। वो ना, वो जो स्कैम 1992 का जो सॉन्ग है, सॉन्ग तो नहीं है, क्या बोलते हैं उसका, फीचर्ड म्यूजिक है, वो बजाते बजाते तू कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेगी। चलो
क्या करेंगे सर? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे? 500, 400 एम्प्लॉयज ने ऑप्शन हाँ कर दिया, तो फाइनली क्या करेंगे? एक्सपेंस निकालेंगे 400 एम्प्लॉयज के हिसाब से, 400 एम्प्लॉयज इंटू 100, 400 इंटू 100, 400 इंटू 100 इंटू 56 माइनस 50। मैं फिर से बोल दूं, 56 जो है वो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं है। डिवाइड बाय कुछ होगा ही नहीं, डिवाइड बाय 1 होगा, क्योंकि ऑप्शन दिया 1 अप्रैल 2010 को और 30 अप्रैल, मतलब एक ही उसी साल में ये ऑप्शन वेस्ट हो रहा है। तो कितना हुआ? 2,40,000। ये आ गया आपका एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, और हमने डायरेक्टली 240 निकाला 400 एम्प्लॉयज के हिसाब से, ठीक है ना। हम ईसो आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री नहीं करेंगे, याद है ना, होमवर्क में भी मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए थे। ईसो आउटस्टैंडिंग वाली हम एंट्री नहीं करेंगे। तो सर हम कौन सी एंट्री करेंगे? हम डायरेक्ट बैंक वाली एंट्री करेंगे। तो बैंक वाली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितना? 50 रुपीज के हिसाब से, 400 एम्प्लॉइज, 400 एम्प्लॉइज इंटू 100 ऑप्शन इंटू 50 रुपीज, कितना होगा? 400 इंटू 100 इंटू 50, ये हो जाएगा 20 लैक्स। एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट 240, 400 इंटू 100 इंटू 6। तो देखो 50 ये वाले और 6 ये वाले, 56 में हमने ये शेयर इशू किया, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। 56 में हमने शेयर इशू किया, हमें ये 56 कैसे मिला? कैश में मिला 50 रुपीज और सर्विसेज के फॉर्म में मिला 2,40,000। हमने ये शेयर 50 में नहीं 56 में इशू किया, ऐसा दिखा रहे हैं, जिसमें से 50 रुपीज हमें कैश में मिला और 2,40,000 हमें सर्विस के रूप में मिला, काइंड में मिला। हमने कुल मिला के ये 56 रुपीज का शेयर इशू किया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹10 के हिसाब से 4 लाख, ₹10 के हिसाब से 4 लाख। शेयर का फेस वैल्यू 10 दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो भी हम यही मानते। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर $18,40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दैट्स इट, ये क्वेश्चन हो गया। अब पढ़ते हैं अपन आगे की क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर।
ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए और इसको लिख दीजिए एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चॉइस लिमिटेड ग्रांट्स 100 ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉइज, 100 ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉइज ऑन 1/4/2008, 1/4/2008, 1/4/2008। Choice Limited grants 100 options to each of its 1000 employees on 1/4/2008 at ₹20 each. ये हो गया आपका एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट वैल्यू बीइंग 50 ईच, मार्केट वैल्यू कितना है 50, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 30 रुपीज। ये हो गया आपका ग्रांड डेट। ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पूरा क्वेश्चन में जानबूझ के फास्ट पढ़ूंगा, आपको रियलाइज करना है कि यहां पर कौन सी चीज वेरी कर रही है जो अभी तक कहीं नहीं थी। ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इफ द अर्निंग्स ऑफ चॉइस लिमिटेड इंक्रीजेस बाय 16%, और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर if the average earning of 2 years increase by 13%, or lastly it will waste at the end of third year if the average earning of 3 years will increase by 10%. क्या है ये इतना सारा? 50 employees left the company in year 1, 40 employees left the company in year 2, finally 35 employees left the company in third year. ये पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई सब ठीक है। एक्चुअल अर्निंग पहले साल 14% हुआ, सेकेंड ईयर 10% हुआ, थर्ड ईयर 7% हुआ। 850 employees exercise their option within a year and remaining options were lapsed. मुझे बताइए यहां पर क्या चीज वेरी कर रही है? वेरी गुड ऋत्विक, तेजस, स्नेहल, इन तीनों का जवाब बहुत ही झटपट मजेदार जल्दी से आ गया, यही एक्सपेक्टेड था। वेरी गुड पूर्णिमा, यहां पर क्या वेरी कर रहा है? यहां पर वेस्टिंग पीरियड वेरी कर रहा है। मैंने आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वेस्टिंग पीरियड भी वेरी कर सकता है। कंडीशन मैंने आपको अलग अलग दे दी। मैंने आपको बोला कि एक साल के अंदर अंदर अगर मेरी कंपनी की अर्निंग 16% हो गई तो एक साल बाद ऑप्शंस ले जाना। अगर एक साल के अंदर अंदर 16% की अर्निंग नहीं हुई तो पहले साल और दूसरे साल का एवरेज अर्निंग मिला के अगर 13% हो गई तो दूसरे साल के अंदर ऑप्शंस ले जाना। पर अगर 2 साल की एवरेज अर्निंग 13% नहीं हुई तो तीसरे साल की अर्निंग मिलाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का एवरेज मिलाकर 10% होना चाहिए। 10% अगर अर्निंग हो गई तो थर्ड ईयर बाद ऑप्शन ले जाना, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एक्चुअल अर्निंग भी दी हुई है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ग्रांड डेट कितना है 148,
हमने बोला कि बॉस फर्स्ट ईयर की कंडीशन क्या है, पहले यहां पर एम्प्लॉइज लिख देते हैं। एक्सरसाइज प्राइस 20, मार्केट प्राइस 50। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फर्स्ट ईयर की अर्निंग अगर 16% हो गई तो हम आपको फर्स्ट ईयर के एंड में ही ऑप्शन वेस्ट कर देंगे। तो वेस्टिंग कंडीशन, वीसी वेस्टिंग कंडीशन क्या है, 16% अर्निंग। वेस्टिंग कंडीशन है 16% अर्निंग फर्स्ट ईयर की। अच्छा, लेफ्ट, एम्प्लॉइज लेफ्ट द जॉब। कितने एम्प्लॉइज चले गए फर्स्ट ईयर में, 50 एम्प्लॉइज। 50 एम्प्लॉइज चले गए फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर के एंड में देखो, एक तो एम्प्लॉइज बचे हैं 950, इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमारा निकला हुआ है 30 रुपीज, और यहां हमें बता रहा है कि हमारी एक्चुअल अर्निंग जो है भाइयों बहनों, एक्चुअल अर्निंग 14% हो गई। %14, जबकि वेस्टिंग कंडीशन 16% की थी। बताइए ऑप्शन वेस्ट होगा कि नहीं, बताइए ऑप्शन वेस्ट होगा कि नहीं होगा फर्स्ट ईयर के एंड में, ऑप्शन वेस्ट होगा कि नहीं होगा फर्स्ट ईयर के एंड में। ऑप्शन वेस्ट होगा कि नहीं होगा फर्स्ट ईयर के एंड में। नहीं होगा ना, ऑप्शन वेस्ट नहीं होगा। ऑप्शन विल नॉट बी वेस्टेड इन फर्स्ट ईयर। आप जानते हो फर्स्ट ईयर के एंड में ऑप्शन वेस्ट नहीं होगा, देयरफॉर वेस्टिंग पीरियड विल बी assumed as 2 years, expecting that second year condition विल बी फुलफिल्ड। ये वाला पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, इसको आराम से लिखिए और सोचने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके बेसिस पर आपको डाउट भी जनरेट हो सकता है, सर ये क्या है। मैंने आपको बोला कि फर्स्ट ईयर में क्या ऑप्शन वेस्ट हुआ, नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली जब हम फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस निकालेंगे तो क्या हम वेस्टिंग पीरियड 1 लेंगे, द आंसर इज नो। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो वेस्टिंग पीरियड हम 2 लें या तो हम वेस्टिंग पीरियड 3 लें। पहले 2 लें कि 3 लें, हम अज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है पर सेकेंड ईयर की कंडीशन हो जानी चाहिए, ये मानते हुए हम मान के चल रहे हैं कि वेस्टिंग पीरियड 2 होगा। यहां 31 मार्च 2009 को। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2009 जो कि हमारा फर्स्ट ईयर है, हम बोलेंगे 950 इंप्लॉइज है ना, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने, 100, नंबर ऑफ ऑप्शंस 100, इंट्रिंसिक वैल्यू 30 डिवाइड बाय 2। सर फर्स्ट ईयर में हम डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, डिवाइड बाय 1 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वेस्टिंग पीरियड 1 है ही नहीं। अब वेस्टिंग पीरियड या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है।
और ये चीज मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में समझ में आ गई है। फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे इतनी समझ में आ गई है कि वेस्टिंग पीरियड 1 तो नहीं है, या तो 2 है या तो 3 है। अब मैं श्योर नहीं हूं, इसीलिए मैं 2 अज्यूम कर रहा हूं। क्यों? हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि दूसरे साल के एंड में कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए। आई बात समझ में? तभी मैंने आपको बोला कि वेस्टिंग पीरियड भी वेरिएबल होता है। अब जरूरी थोड़ी कि सेकंड ईयर में कंडीशन फुलफिल होगी कि नहीं होगी, बट हम अज्यूम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड। ये हम बोल रहे हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन इंटू 1 कितना हुआ? 950 इंटू 100 इंटू 30 डिवाइड बाय 2। देखो बेटा, कैलकुलेशन पर ध्यान मत देना अभी ध्यान देना लॉजिक पे। कैलकुलेशन तो आ जाएगी सबकी, अभी लॉजिक पर ध्यान देना कि ये 2 क्यों लिया। आप तो सर फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े हो, क्योंकि मुझे पता है आज वो बच्चा, जो बच्चा बोलेगा कि सर डाउट नहीं है, हो सकता है वही बच्चा बाद में बोले कि नहीं सर मुझे डाउट हो रहा है, सर वैसे बताओ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि फर्स्ट ईयर के एंड में आप ये देखोगे कि क्या फर्स्ट ईयर वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है, क्या नहीं हुई है। आपकी एवरेज अर्निंग 16% होनी चाहिए थी, 14% हुई, तो वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मतलब ऑप्शन वेस्ट नहीं हुआ, मतलब वेस्टिंग पीरियड 1 नहीं हो सकता। तो कितना हो सकता है? या तो वेस्टिंग पीरियड 2 हो सकता है, या तो वेस्टिंग पीरियड 3 हो सकता है फर्स्ट ईयर के एंड में। हम या तो बोल रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े हैं। सेकेंड ईयर के हम फर्स्ट ईयर में एंड में खड़े होकर बोल रहे हैं कि सेकेंड ईयर की वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ऑब्वियसली यार कंपनी तो ऑप्टिमिस्टिक होगी ना हमेशा। कंपनी तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होकर ये सोचेगी ना यार सेकेंड ईयर तक तो हम किसी भी तरीके से टारगेट फुलफिल कर लेंगे। आई बात समझ में? सो 14,25,000 एंट्री एम्प्लॉय compensation expense debit to ESO outstanding। और P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। ठीक है, यहां तक कोई शक सर? टेल मी, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई शक? नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 31 मार्च 2010। 31 मार्च 2010 सेकेंड ईयर आया। पहले तो ये बताओ सेकेंड ईयर की वेस्टिंग कंडीशन थी कितनी? सेकेंड ईयर की वेस्टिंग कंडीशन थी इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 2 years इंक्रीज बाय 13%। 13% एवरेज, 13% एवरेज। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दे सेकेंड ईयर का। अच्छा, कितने लोग लेफ्ट द जॉब? कितने लोग लेफ्ट द जॉब? 40। 40 आपका लेफ्ट द जॉब हुआ। तो यहां पर एम्प्लॉय बचेंगे आपके 910, इंट्रिंसिक वैल्यू 30, एक्चुअल एवरेज कितना आया ये भी आप निकालिए, और मुझे सेकेंड ईयर का एक्सपेंस बताइए कितना होगा। आई एम गिविंग यू जस्ट 2 minutes।
आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों? हाँ जी बोलिए, क्या हुआ एक्सपेंस? पहले तो मुझे ये बताओ एवरेज अर्निंग कितनी हुई। हम यहां पर निकालेंगे एवरेज अर्निंग, हम यहां पर निकालेंगे एवरेज अर्निंग। एवरेज अर्निंग कितनी निकालेंगे? 14 और 10। देखो पहले साल की 14, सेकेंड ईयर की 10, डिवाइडेड बाय 2। 14 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 12%। हमारी एवरेज अर्निंग यहां पर आ गई 12%। हमारी एवरेज अर्निंग आ गई यहां पर 12%, ठीक है ना। हमारी एवरेज अर्निंग आ गई 12%। एवरेज अर्निंग आ गई हमारी 12%। यहां तक क्लियर? पॉइंट क्लियर बेटा? एवरेज अर्निंग आ गई 12%। तो क्या बताइए, कंडीशन फुलफिल हुई? कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ऑप्शन विल नॉट बी वेस्टेड in second year end since average actual earning is less than target. Now देखो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अब पता है आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सेकेंड ईयर की अर्निंग अगर आपकी फुलफिल नहीं हुई है, सेकेंड ईयर में अगर आपको ऑप्शन वेस्ट नहीं हुआ है, तो आपको झक मारते हुए सेकेंड ईयर में जब आप निकालेंगे एक्सपेंस, तो आपको 3 साल लेने पड़ेंगे। आप यही सोच के चलोगे कि अब थर्ड ईयर की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? आप यही सोच के चलोगे कि थर्ड ईयर की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अज्यूमिंग 3 years वेस्टिंग पीरियड, 3 years वेस्टिंग पीरियड, अज्यूमिंग 3 years वेस्टिंग पीरियड। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम सेकेंड ईयर 31 मार्च 10, 910 इंटू 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 3। ये याद रखिएगा, डिवाइड बाय 3 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि अब तो 3 साल के बाद ही ये ऑप्शन जाएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो सेकेंड ईयर वाला वेस्टिंग पीरियड कंडीशन था वो भी फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। और इंटू 2 करने का रीजन क्या है? इंटू 2 करने का रीजन क्या है? क्योंकि आज तक 2 साल हो चुके हैं, लिखा हुआ है सेकेंड ईयर, आज तक 2 साल हो चुके हैं। आई बात समझ में कि नहीं? आज तक 2 साल हो चुके हैं। तो कितना आया? 910 इंटू 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 18,20,000, 18,20,000, 18,20,000 माइनस 18,20,000 माइनस क्या करेंगे? 14,25,000 आपका फर्स्ट ईयर का खर्चा ऑलरेडी बुक हो चुका है। 14,25,000 ये आ जाएगा 3,95,000। मैं देखना चाहूंगा किस किसने सवाल का जवाब सही दिया। 12%, 12%, 12% एंड 12%, 12% तो सब बढ़िया। फैज ने सबसे पहले दिया 395, वेरी गुड बेटा। सर बट हम 2 ईयर्स में एवरेज क्यों निकाल रहे हैं? 2 ईयर्स में एवरेज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बोला है ना, ये लिखा है ना, इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 2 years, लिखा तो है 2 years की अगर एवरेज अर्निंग 13% हो जाए तो 2 साल की तो एवरेज निकालेंगे ना बेटा। $395 expense of second year is 182425. yes, very good. ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई थिंक नहीं। अब लास्ट ईयर आ चुका है, दैट मीन्स 31 मार्च 11 आ चुका है। वेस्टिंग कंडीशन वीसी
वीसी माने वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन क्या है? वेस्टिंग कंडीशन है 10% एवरेज। अब जो ये एवरेज होगा वो 2 साल का नहीं, वो 3 साल का एवरेज होगा। लेफ्ट द जॉब। सर एक बात बताइए, ये टाइमलाइन हम अपने एग्जाम में वर्किंग नोट में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, किसी ने आपको रोका नहीं है। वर्किंग नोट बनाने की आपकी अपना तरीका होता है हर किसी का, ठीक है। लेफ्ट द जॉब, कितने एम्प्लॉइज ने जॉब छोड़ दी? 35 एम्प्लॉइज ने जॉब छोड़ दी। 35 एम्प्लॉइज ने जॉब छोड़ दी। 35 एम्प्लॉइज ने जॉब छोड़ दी, ठीक है। कितने एम्प्लॉइज बचे? 910 माइनस 35, ये बचे 875। इंट्रिंसिक वैल्यू वही 30। अब आपको यहां निकालना है एवरेज एक्चुअल अर्निंग। बताइए कितनी आएगी? 14 प्लस 10 प्लस 7 डिवाइड बाय 3, ये आ गई 10.33%। वाओ, कंडीशन फुलफिल। ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट। ऑप्शन इज वेस्टेड ऑन 31st March 11 सिंस टारगेट अचीव्ड। आपका टारगेट अचीव हो गया, देयरफॉर एक्चुअल वेस्टिंग पीरियड इज 3 years। सर एक्चुअल 3 years ही आना था तो सर पहले साल से ही हम 3 year मान लेते। अरे गधेड़े, तेरे को क्या पता कि तेरे आगे चल के टारगेट फुलफिल 3rd year में ही होंगे, 2nd year में नहीं होंगे? तेरे को क्या पता था? तूने कोई भविष्यवाणी की थी क्या? नहीं ना। तू तो ये मान के चल रहा था कि भाई 2nd year का टारगेट फुलफिल हो जाएगा, इसलिए तूने 1st year के एंड में 2 years ले लिया। अगर तेरे को पहले से ही पता था कि यार 2nd year का टारगेट तो फुलफिल होने ही नहीं वाला, तो तू 3rd मान लेता। अब ये तो डिपेंड करता है ना एंटिटी के जजमेंट पे। तो हम बोलेंगे 3rd year 31st March 11, 3rd year 31st March 11, 31st March 11 कितने एम्प्लॉइज थे? 875। 875 कितने एम्प्लॉइज थे? 875 इंटू 30, 875 इंटू 30, सर अगर 2 ईयर में हो जाता तो बात ही खत्म थी। अगर मान लीजिए 2nd ईयर की कंडीशन यहां फुलफिल हो जाती तो हम 3rd ईयर जाते ही नहीं, तो हम फिर यहां पर भी 2 कर देते और डिवाइड बाय 2 इंटू 2 करके जो भी आता 1st ईयर का माइनस करके, दैट्स इट। 2 साल के बाद हम बैंक की एंट्री कर देते। 2 साल के बाद हम बैंक की एंट्री कर देते, यहां पर ये 3 काट के 2 कर देते। ऋत्विक ने पूछा कि सर अगर 2 साल में ही कंडीशन फुलफिल हो जाती तो हम 3 की जगह 2 करते सच्ची मुच्ची, और इंटू 2 क्यूमुलेटिव आ गया, माइनस 1st ईयर का करते, तो जो भी आता है एक्सपेंस उसको बुक करके फिर बैंक वाली एंट्री पास करते 2nd ईयर के एंड में। 875 इंटू 30 इंटू 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 कितना आ रहा है? 26,25,000 माइनस 18,20,000 फर्स्ट एंड 2nd ईयर। $8,05,000 एक्सपेंस 8,05,000 8,05,000 8,05,000 क्लियर? सर आपने ये एक्सपेंस कितने हिसाब से निकाला? 875 एम्प्लॉइज के हिसाब से। अब आप मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बात बना निकाल के देंगे कि ये कह रहा है 850 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन, रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स। मुझे आप बैंक वाली एंट्री और जनरल रिजर्व वाली एंट्री करके बताइए जल्दी। मुझे बैंक वाली एंट्री चाहिए और मुझे जनरल रिजर्व वाली एंट्री चाहिए। बैंक वाली एंट्री चाहिए और जनरल रिजर्व वाली एंट्री चाहिए मुझे। बैंक वाली एंट्री चाहिए और जनरल रिजर्व वाली एंट्री चाहिए मुझे।
मुझे बैंक वाली एंट्री चाहिए और मुझे जनरल रिजर्व वाली एंट्री चाहिए। बैंक वाली एंट्री और जनरल रिजर्व वाली एंट्री प्लीज निकाल के बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट, ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। दूसरा, ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। फिगर्स आप बताएंगे मुझे। किसी ने बताया 23,000, ये वाला फिगर, क्या ये फिगर सही है? पूर्णिमा ने बोला 23,000, मैं चेक कर लेता हूं। नहीं, गलत है फिगर, 23,000 नहीं आएगा। 23,000 का फिगर नहीं आएगा, 23,000 का फिगर नहीं आएगा। 23,000 का फिगर नहीं आएगा, फिगर आएगा 75,000 का। वेरी गुड गणेश, वेरी गुड तेजस, 75,000 का फिगर आएगा। सर कैसे? आप देखिए बेटा, आपका टोटल एक्सपेंडिचर 26,25,000 है, तो 26,25,000 ये 875 के हिसाब से है, तो आपका 25 के हिसाब से कितना हो जाएगा? आपका 75 आएगा। और आप अलग से भी निकाल सकते हो कि भाई 25 एम्प्लॉइज 100 ऑप्शन 30 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू, 25 एम्प्लॉइज 100 ऑप्शन 30 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू, आप दोनों तरीके से निकालोगे, आपका 75,000 रुपीज़ आएगा। अच्छा, बैंक वाली एंट्री में क्या बोल रहे हो? बैंक एंट्री में बोल रहे हो कि भाई 17 लाख रुपीज़ आएंगे बैंक में। बैंक में 17 लाख रुपीज़ आएंगे, कैसे? 50 रुपीज़ के हिसाब से ना, चेक करते हैं। 850 इंटू 100 इंटू 50, हाँ, नहीं 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 17 थोड़ी आएंगे, 850, सॉरी 20 रुपीज़ एक्सरसाइज प्राइस, हाँ हाँ 17 आएगा। 850 इंटू 100 इंटू 20, हाँ 17 लाख, सही है। मैं 50 रुपीज़ एक्सरसाइज मान रहा था, 20 रुपीज़ होगा, ठीक है। ईसो आउटस्टैंडिंग कितना होगा? ईसो आउटस्टैंडिंग होगा 25 50, 25 50। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इक्विटी शेयर कैपिटल 850, क्योंकि 850 एम्प्लॉयज हैं, 100 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ है, ठीक है। 17 25 50 माइनस 8 50, तो ये हो जाएगा 34 लाख बैलेंसिंग फिगर। ये कितना आया? 850 इंटू 100 इंटू 20, 850 इंटू 100 इंटू 30, ठीक है बेटा। सर इनकी डेट क्या होगी? डेट 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 तो नहीं दी हुई है कुछ भी, हम मानेंगे कि इसकी जो डेट होगी, हम मानेंगे
आफ्टर 31st मार्च सॉरी आफ्टर 31st मार्च 11 आफ्टर 31st मार्च 11 इसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने आपको एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करवाया है। अब मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकंड, 7 के अलावा 7, हाँ ऐसा ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क देना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का है, लगभग लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क बन जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमारे पास अभी भी अच्छा खासा समय बचा है। वी हैव 20 मिनट्स। इन 20 मिनट्स में कम से कम क्वेश्चन नंबर 8 तो करना ही करना है, फिर रहा तो एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। चलिए मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। संतोष लिमिटेड ग्रांटेड 500 ऑप्शंस। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है ये भी। अब सारे क्वेश्चंस लेवल के हैं। अब सारे क्वेश्चंस लेवल के हैं। संतोष लिमिटेड ग्रांटेड 500 ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 2500 एम्प्लॉइज इन 2003। अब जब बोला है 2003, 3-4 नहीं बोला है, 2002 2003 नहीं बोला है, मतलब 2-3 नहीं बोला है, 3-4 नहीं बोला है, 3 बोला है, तो 3 मींस कैलेंडर ईयर, और 3 बोला है तो हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मानेंगे। फिर से बोल रहा हूं, इन 2003 मतलब 2003 के बिगिनिंग में, और ये 2003 कैलेंडर ईयर होगा क्योंकि 3 के साथ 4 या 2 नहीं लगा। एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 50 ईच व्हेन द मार्केट प्राइस वाज द सेम। ओहो, मार्केट प्राइस भी जितनी है उतनी ही एक्सरसाइज प्राइस है। अरे यार चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यहां और क्या दिया होगा। थैंक यू WWE फॉरएवर थैंक यू सो मच। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ that is wasting and exercise period of the option is granted is 6 years with the wasting period and exercise period being each 3 years। 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है और 3 साल का एक्सरसाइज पीरियड है। माय गॉड, 3 साल का एक्सरसाइज पीरियड, खतरनाक। वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, हमें 3 साल से मतलब है। वेस्टिंग पीरियड के बाद कितना एक्सरसाइज पीरियड है हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज पीरियड में सिर्फ बैंक की एंट्री होती है। एक्सपेक्टेड लाइफ इज 5 ईयर्स। ये क्या है? ये बोल रहा है कि 3 साल तो वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद हमने जो 3 साल आपको एक्स्ट्रा दिए ना सोचने के लिए, हमें लगता नहीं कि 3 साल लगेंगे। 2 साल के अंदर अंदर, नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर अंदर आप हमें बता देंगे कि आपको चाहिए कि नहीं। तो 3 + 2, इससे भी कोई मतलब नहीं है। सच बताऊं तो इस पॉइंट से भी कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट से भी कोई मतलब नहीं है। सच बताऊं तो 5 ईयर्स क्या मतलब हमें, ठीक है। अच्छा आगे, एक्सपेक्टेड एनुअल फॉरफीचर आर एस्टिमेटेड एट 3%। सर ये क्या है? ये पॉइंट कोई मुझे बता दे। एक्सपेक्टेड एनुअल फॉरफीचर आर 3%, ये क्या है? एक्सपेक्टेड एनुअल फॉरफीचर आर 3%, सर ये क्या है? कोई तो बताए, कोई तो बताए। फॉरफीचर, एनुअल फॉरफीचर मतलब कितने एम्प्लॉइज हर साल कंपनी छोड़ के जाएंगे, कितने एम्प्लॉइज हर साल कंपनी छोड़ के जाएंगे। ऐसा हमें लगता है कि 3% है, वो भी एनुअल लिखा है, मतलब हर साल 3% 3% 3% कंपनी छोड़ के जाएंगे। अरे कोई तो कमेंट करो, कोई तो कमेंट करो। कोई नहीं करेगा, मैं आगे बढ़ता हूं।
देखो रे देखो, आ गया बाहुबली। द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 15 रुपीज। इस बार क्वेश्चन हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से नहीं करना है, इस बार हमें क्वेश्चन करना है फेयर वैल्यू से। इस बार हमें क्वेश्चन करना है फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 15 रुपीज। कोई भी नहीं है इस क्लास में, मैं अकेला अपने आप को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक्चुअल फॉर फीचर इन 2003 was 5%. However, at the end of 2003, the management of Santosh Limited still expects that actual forfeiture would average only 3% over the entire vesting period. चल क्या रहा है यार, इतनी बार भी मतलब बोलने के बाद भी बच्चा लोग नहीं कर रहा है रिप्लाई। मैं अपने दूसरे फोन पे देख लेता हूँ क्लास चल भी रही है कि नहीं चल रही है, आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, चल तो रही है। नालायक लोग, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, बोलते क्यों नहीं हो? क्या करने जाते हो? मतलब क्या बीच में क्या मम्मी बुलाती है बेटा चाय पी ले, दूध पी ले, नाश्ता कर ले, हाँ चले जाते हो ऐसे ही? क्वेश्चन देख के चल रही है सर, सब चंगा है। तो चंगा है तो जवाब तो दो। क्वेश्चन समझ रहा था, क्वेश्चन देख के सदमे में। क्वेश्चन समझ रहे हो तो मेरे साथ साथ ही समझ रहे होगे, मेरे को रिप्लाई तो करो। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं थोड़ा सा टाइमलाइन के बेसिस पर, डोंट वरी। थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूं मैं, टेंशन मत करो, समझ में आ जाएगा। पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये है हमारा 2003, मतलब 1 जनवरी 2003। हम यहां पर से बात करते हैं। अगर हम एम्प्लॉय, EMP मतलब एम्प्लॉयज, हम अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो 2500 एम्प्लॉयज हैं। हम अगर ऑप्शंस की बात करें तो 500 ऑप्शंस हैं। साल का आखिरी दिन है, सब शांत है। अरे खुशियां मनानी चाहिए, ये साल जा रहा है 2020 तो बहुत अजीब सा साल था लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं था, मतलब मेरे लिए मिक्स फीलिंग थी। मेरे लिए ये साल कुछ चीजों में बुरा रहा, एक्चुअली बुरा रहा, पर ये साल मेरे लिए कुछ चीजों में बहुत अच्छा भी रहा, सच बता रहा हूं। तो मेरे लिए ये साल मिक्स फीलिंग लेके आया। अपन बात करेंगे अगली क्लास में साल के बारे में। इंप्लॉय ऑप्शंस, अच्छा, वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स, ठीक है। फिर यहां बोल रहा है एक्सपेक्टेड फोर फीचर। सर ये वर्ड फोर फीचर क्या? फोर फीचर मतलब कितने एम्प्लॉई हर साल जाएंगे, 3% पर एनम। वो पहले ही दिन मान के चल रहा है हर साल 3% जाएंगे, देखना लगा ले शर्त, लगा ले शर्त, 3% हर साल जाएंगे। हमने बोला ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर एंड हुआ 31/12/2003। फर्स्ट ईयर एंड हुआ, क्या क्या हुआ? अच्छा, फेयर वैल्यू भी दिया हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 15 रुपीज। अब मैं ना कहां से पढ़ना शुरू कर रहा हूं, मैं ना यहां से पढ़ना शुरू कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक पढ़ के मुझे बताइए क्या हुआ, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का क्या मतलब है, मुझे बताइए, जवाब दीजिए। इस पॉइंट का क्या मतलब है बताइए। जल्दी मुझे जवाब दीजिए।
सर समझ रहे हैं सर, हमें समय दीजिए सर, हम समझ रहे हैं, ठीक है समझो। आफ्टर 2003 वी कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट 3% फोर फीचर। वेरी गुड गणेश, मुझे यही एक्सपेक्टेशन थी बच्चों से कि हाँ 6 ईयर वेस्टिंग पीरियड में एवरेज 3% एम्प्लॉय ने कंपनी लीव कर दी। पूर्णिमा बेटा 6 ईयर्स वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं, वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर है, वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर है। गणेश ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया सर, इन 2003 में 5% एम्प्लॉय लेफ्ट द जॉब बट एवरेज इज 3% इन एंटायर वेस्टिंग पीरियड। पता है क्या, बिल्कुल सही निधि, वेरी गुड। ये बोल रहा है एक्चुअल लेफ्ट 5%, करंट ईयर में आपके 5% गए, फिर भी मैनेजमेंट कह रहा है हम अभी भी जानते हैं कि जब ओवरऑल पूरे 3 साल हो जाएंगे ना, ऑन एन एवरेज 3% का फॉर फीचर ही निकलेगा हर साल का एवरेज। नहीं समझे? स्टिल वांट्स 3% फॉर फीचर। वांट वाली बात ही नहीं है बेटा राशि, यहां वांट वाली बात नहीं है, आप समझो बात को। यहां पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि पहले साल में 5% लोग चले गए, बट उसके बावजूद एंटिटी ये कह रही है कि टोटल मिला के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में टोटल मिला के 3% एवरेज ही जाएंगे। सर हाउ इज इट पॉसिबल? अगर सर फर्स्ट ईयर 5% गए तो टोटल मिला के 3 कैसे जाएंगे? फर्स्ट ईयर 5 गए, मान लो सेकंड ईयर 2 गए, मान लो 2 मिनट मान लो, तो 5 + 2 कितना होता है? 7। थर्ड ईयर में मान लो 2 गए, कितना होता है? 9। तो 5 + 2 + 2 कितना हो गया? 9। 9 डिवाइड बाय 3 कितना आया एवरेज? 3%। तो मैनेजमेंट कह रहा है भले पहले साल ज्यादा चले गए, अगले 2 सालों में बहुत ही कम जाएंगे, जिससे एवरेज कहीं ना कहीं हर साल का 3% ही बनेगा, जिससे कहीं ना कहीं एवरेज 3% बनेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसको हम बोलेंगे यहां पर बोलेंगे एक्सपेक्टेड फॉर फीचर 3% फॉर इंटायर वेस्टिंग पीरियड। ध्यान से देखो क्या लिखा है, इंटायर वेस्टिंग पीरियड। मुझे पता है आपको यहां पर डाउट होगा, तो इसीलिए आप मेरे साथ साथ चलिए, ठीक है ना। तो यहां पर 3% पर एनम फॉर इंटायर वेस्टिंग पीरियड, वो कह रहा है ऑन एन एवरेज हर साल 3% ही जाएंगे। आप जानते हो यहां पर एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? देखिए एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा। हम बोलेंगे देखो साहब, हम निकाल रहे हैं फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर। हम बोलेंगे टोटल एम्प्लॉइज कितने? 2500। इसमें से 3% और 3% हर साल जाएंगे। 3% हर साल जाएंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 3 पहले साल क्यों किया? सर 5% कर दो ना पहले साल, क्योंकि एक्चुअल तो फर्स्ट ईयर 5% गए। बेटा अगर 5% पहले साल एक्चुअल गए और मैं बाकी साल 3 कर रहा हूं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, बाकी साल गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, क्योंकि 5 + 3 + 3 ज्यादा हो जाता है। ऑन एन एवरेज हर साल 3 जाएंगे, ऐसी वर्किंग समझ में आ रही है। पहले साल भले ज्यादा चले गए, बट ऐसी वर्किंग समझ में आ रही कि ऑन एन एवरेज इंटायर वेस्टिंग पीरियड में 3 जाएगा। ठीक है? और सर माइनस, सर इसका मतलब हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2500 - 9। नहीं, ये लिखना भी गलत है। एक्चुअली मुझे ऐसा लिखना चाहिए 25 में से 3% जाएंगे, फिर 3% जाएंगे, फिर 3% जाएंगे, ऐसा। मतलब 25 में से 3% जाएंगे, जितना बचेगा उसका और 3% जाएंगे, जितना बचेगा उसका और 3% जाएंगे। यहां पर आपको कोई दिक्कत? यहां पर आपको कोई दिक्कत? वर्डिंग पढ़िए क्या लिखा है। मैनेजमेंट ऑफ संतोष लिमिटेड स्टिल एक्सपेक्ट्स that actual forfeiture would average only 3% over the entire मतलब पूरे 3 साल, पूरे 3 साल में 3% ही लोग जाएंगे, पूरे 3 साल में 3% ही लोग जाएंगे। सर आप ऐसे भी कर सकते हो, 2500 का 97% लोग बचेंगे, फिर उसका 97% लोग बचेंगे, फिर उसका 97% लोग बचेंगे।
आप ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। आई बार समझ में कि नहीं? ठीक है ना, आप ये भी कर सकते हो। इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? 500 इंटू फेयर वैल्यू 15 डिवाइड बाय 3, 2500 इंटू 97% इंटू 97% इंटू 97%। सर पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, आप आगे बढ़ते चलो, आपका पॉइंट में आएगा 2281.6825 इंटू 500 इंटू 15। आपका पॉइंट में आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका पॉइंट में आ रहा है, आने दो। जब आप करोगे 2500 इंटू 97% इंटू 97% इंटू 97%, तो पॉइंट में आएगा। आप लिखो मत उसको, आगे बढ़ाओ, इंटू 500 इंटू 15, तो अपने आप अमाउंट पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 5,70,000 5,704,206 5,704,206 5,704,206 5,704,206 5,704,206। कोई डाउट, कोई शक? अगर आप 3 भी करोगे, अगर आप 3% भी करोगे तो भी वैसा ही आएगा। वही आएगा। ये था आपका फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर मतलब 2004, 31/12/04। देखें क्या बोल रहा है। अब ये वाला पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं है, अब हमें मतलब होना चाहिए यहां से लेकर। ड्यूरिंग 2004 मैनेजमेंट रिवाइज इट्स एस्टिमेट फॉर फ्यूचर रेट टू 10%। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? पर एनम। मैनेजमेंट ने अपना रिवाइज कर लिया 10% पर एनम। ऑफ द 2500 एम्प्लॉइज 1900 एम्प्लॉइज हैव कंप्लीटेड द 3 years। बस ये यहां तक। कंपनी ने अपना रिवाइज कर लिया रेट 10% पर एनम, मतलब जो पहले हम 3% इंटायर वेस्टिंग पीरियड बोलते थे, नाउ 10% फॉर इंटायर वेस्टिंग पीरियड हो गया। इसका मतलब यहां पर एक्सपेक्टेड forfeiture revised to 10% per annum for entire vesting period। अचानक से दुनिया बदल गई, जज्बात बदल गए और मैनेजमेंट ने बोला नहीं 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 भाई साहब, पहले साल तो एक्चुअल 5 गए थे, दूसरे साल भी कुछ कांड हुआ होगा, तो अब कंपनी बोल रही है हर साल के हिसाब से 10-10% लोग जाएंगे। मतलब फर्स्ट ईयर में 10, सेकेंड ईयर में 10, थर्ड ईयर में 10। सर फर्स्ट ईयर में तो 10 गई नहीं, ऑन एन एवरेज, जब एवरेज करेंगे तो ऑन एन एवरेज हर साल 10-10-10% का एवरेज बनेगा, हर साल 10-10% का एवरेज बनेगा, ठीक है ना, फॉर द इंटायर वेस्टिंग पीरियड। तो क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का ऑप्शन। कैसे? 2500 शुरू में थे, हर साल 10-10-10% जाएंगे, तो इसका मतलब इंटू 90% पहले साल के एंड में बचे, इंटू 90% सेकेंड ईयर के एंड में बचे, इंटू 90% थर्ड ईयर के एंड में बचे, इंटू 500 ऑप्शंस इंटू 15 रुपीज फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। कितना आ रहा है?
डिवाइड बाय 3 इंटू 2 कितना आ रहा है 9112500। ये आ गया क्यूमुलेटिव टिल सेकेंड ईयर माइनस 5704206। ये आ गया 3408294। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? मैंने सोचा स्क्रीन हटाने के बाद ही आपको जगाऊं, नहीं तो मेरे से तो बात ही नहीं करोगे, सिर्फ स्क्रीन पे ही देखोगे। इनिशियली 3% का एवरेज हर साल के हिसाब से माना था। पहले साल 5% इंप्लॉइज गए तो भी हमने बोला फर्स्ट ईयर के एंड में कि नहीं नहीं नहीं, भले 5% गए पर जितने भी अगले 2 सालों में जाएंगे ऑन एन एवरेज पूरे वेस्टिंग पीरियड का 3% ही जाए निकलेगा, तो हम उसी के हिसाब से वर्किंग करेंगे। सेकेंड ईयर में अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, कुछ कांड हो गया, सेकेंड ईयर में ज्यादा चले गए होंगे, एंटिटी ने बोला भैया चेंज करो चेंज करो चेंज करो। अब हमारा एक्सपेक्टेशन है कि नाउ 3% इज चेंज टू 10%, सेम इंटायर वेस्टिंग पीरियड। मतलब पहले साल भले 5 गए, सेकेंड ईयर में पता नहीं कितने गए, पर ऑन एन एवरेज थर्ड ईयर में उतने जाएंगे। पर जिसके हिसाब से अगर हम एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का 10% ही एवरेज निकलेगा फॉर फ्यूचर। तो हमने बोला ठीक है, हमने 2500 से ही शुरुआत की और 10% के अकॉर्डिंग हमने बोला कि ये जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अब लास्ट ईयर बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट ईयर क्या है? ऑफ 2500 एम्प्लॉइज 19 एम्प्लॉइज हैव कंप्लीटेड द 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड। बहुत शानदार हो गया, फाइनली 1900 एम्प्लॉइज ने अपने वेस्टिंग पीरियड को कंप्लीट किया। तो जो थर्ड ईयर का निकलेगा (2005) 31/12/2005 1900 एम्प्लॉइज कंप्लीटेड वेस्टिंग पीरियड। तो हम थर्ड ईयर का निकालेंगे, 1900 इंटू 500 इंटू 15 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, तो क्यूमुलेटिव कितना होगा 1,42,50,000 क्यूमुलेटिव टिल थर्ड ईयर। उसमें से माइनस करेंगे 9112500, ये वाला फिगर जो कि क्यूमुलेटिव टिल सेकेंड ईयर था। (51, 37, 500 थर्ड ईयर एक्सपेंस।
थर्ड ईयर एक्सपेंस। फाइनली 1900 एम्प्लॉयज ने ऑप्शन अवेल किया। ठीक है सर, अब क्या बचा? 3 साल का वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल हो गया। 3 साल का एक्सरसाइज पीरियड भी तो है, वहां मालूम पड़ेगा कि कितने कितने लोगों ने शेयर एक्चुअली लिए। तो आप देखेंगे 1000 एम्प्लॉयज ने 1900 में से 2007 में लिए, 500 एम्प्लॉयज ने 2008 में लिए। तो 1000 और 500 और रिमेनिंग ऑप्शंस एक्सपायर्ड अनएक्सरसाइज्ड एट द एंड ऑफ 2008, फेस वैल्यू 10। बाकी आपको बैंक वाली एंट्री खुद करनी है और आपको जनरल रिजर्व वाली एंट्री खुद करनी है। पहले नोट कर लो। जी बच्चों, आपको क्या करना है? आपको बैंक वाली एंट्री करनी है और जनरल रिजर्व की एंट्री करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक तरीके से हो गया, बट आपको इसमें बैंक की एंट्री और जनरल रिजर्व की एंट्री पेंडिंग है। आप इसको कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन आपको बुक में मिल जाएगा, अवेलेबल इन आंसर बुक। आंसर बुक में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई डाउट बेटा? मैं क्लास को ओवर करना चाह रहा हूं क्योंकि इट्स ऑलरेडी 10:37। ऑलरेडी 10:37 आपका शायद EIS का क्लास होगा, तो इसीलिए मुझे बताइए कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शक? क्या मैं क्लास ओवर करूं? क्या मैं क्लास ओवर करूं? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। चलो मैं क्लास ओवर कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज। बच्चों कल की छुट्टी रहेगी, कल क्लास नहीं रहेगी। टुमारो देयर इज नो क्लास। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। फर्स्ट को हॉलीडे, फर्स्ट को हॉलीडे रहेगा। हैप्पी न्यू ईयर, फर्स्ट को हॉलीडे रहेगा। ठीक है ना, फर्स्ट को हॉलीडे रहेगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। मैं आशा करता हूं कि 2021 आप सबके लिए हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, सक्सेस वाइज और सभी तरीके से खुशियां आपके लिए आए और 2021 में आप बहुत ज्यादा सफलता हासिल करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।